अभी तक क्या बताया, अब आ रहा है ना। अभी क्या बताया कि जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी लगभग कितने राज्यों में खंडित हो गया था, 300 छोटे बड़े। ये उस समय का बात है, एक तरह से बोलेंगे 1800 ईस्वी या 1810 ईस्वी 1820 ईस्वी के आसपास के समय का मतलब ये बात है, जब जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्यों में घट जाता है, 300 छोटे बड़े। उस 300 छोटे बड़े राज्यों में से सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा होता है, इसको केवल माइंड में रखना है, ठीक है। तो जर्मनी में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा, रशिया। और आप लोग पहले से समझो कि इटली का जो एकीकरण हुआ था, तो इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, ऑस्ट्रिया। कौन सा देश था, ऑस्ट्रिया। ये याद रहना चाहिए, ये ऑस्ट्रिया जो आपको याद रहना चाहिए, ऑस्ट्रिया वह देश है जो जर्मनी के एकीकरण का भी क्या है, विरोध करता है, वो बाधा है जर्मनी के एकीकरण में, साथ ही इटली के एकीकरण में भी बाधा है। इसका मेन कारण क्या है, तो जर्मनी के बहुत सारे जगहों पे, साथ ही इटली के बहुत सारे जगहों पे किसका अधिकार था, एकीकरण जब हम करेंगे उसको अपने राज्य में मिलाएंगे तो कौन बीच में आएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसलिए जब आप लोग को एक नंबर का कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि जर्मनी के एकीकरण या बोल सकते इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। इसको याद रखेंगे। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान सुनो, जर्मनी में एकीकरण करना था जर्मनी को, लेकिन वहां पे सबसे पहला बात किसका अभाव था, राष्ट्रवाद का। अब राष्ट्रवाद का क्या करेगा, विकास किया जाएगा। बताया गया कि जर्मनी में क्या था कि एक संसद होता है, जैसे भारत में संसद है, तो जर्मनी के संसद को क्या बोला जाता है, डायट। ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है, डायट। और रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे। इसमें बोला गया कि ये चीज जो है जर्मनी में मौजूद था, डायट मौजूद था, यानी संसद मौजूद था। अब इधर ध्यान सुनो, जब संसद भवन मौजूद है, वहां पे जितने सारे प्रतिनिधि लोग जो जीते हुए रहते हैं, तो सारे लोग यहाँ पर जा करके अपना विचार बता सकते हैं, अपने नीति के बारे में बता सकते हैं। क्या बताएंगे कि हमारे मतलब इस राज्य का जो है ये बुरा हाल है, बोल सकते हैं इसका अभाव है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, ये सारा चीज बता सकते हैं। और ये कब बताएंगे, जब उनको लगेगा कि हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं, तब ना बताएंगे। तो ऐसे जो डाइट में जो है यहाँ पे जो प्रतिनिधि वगैरह सब था, ये सब कोई भी बात ऐसा नहीं करता था, मतलब इसको देश के लिए कोई भी मतलब कोई सोच ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए वो राष्ट्रवाद वाला भावना नहीं था। अब क्या होता है, बताया गया है कि 1806 ईस्वी में बिहार को जो पूछा मिल जाता है, तो 1806 ईस्वी बोला गया कि इस टाइम फ्रांस के शासक रहते कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो उस टाइम जर्मनी प्रदेश को क्या करते हैं, जीतते हैं। और बिल्कुल, और जर्मनी प्रदेश को जीतने के बाद क्या होता है कि वहां पे एक राज्य, एक प्रांत को क्या बोला जाता है, राज्य। उस प्रांत का गठन वहां पे करते हैं, और उस प्रांत का क्या नाम रहता है, जर्मन राइन राज्य, जर्मन राइन संघ। जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, इस बार रिसर्च पूछा गया था, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, इस जर्मन राइन राज्य संघ के निर्माण से या बोल सकते उसकी स्थापना से ही जर्मनी में राष्ट्रवाद का जो है नींव डला चुका था। यानी वहां पे अब सब लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए पहला ईंट जो होता है ना घर बनाने के लिए, वो ईंट जो है गड़ा गया था उसमें। अब वो गाड़े कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट। कब, 1806 में। अब क्या होता है कि वहां पे राष्ट्रवाद तो था नहीं, राष्ट्रवाद की भावना था नहीं। अब वहां पे जितने सारे किसान मजदूर बोला गया, चाहे किसान हो या मजदूर हो, या बोला गया बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सब, जो पढ़े लिखे लोग सब, वो सब क्या करने लगे, तो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में खूब ज्यादा प्रयास करने लगे। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना क्या हो, विकास करे, आपको बड़ी ऐसे बोलते हैं। तो वो सब प्रयास करते हैं। प्लस में बोला गया है कि जर्मनी के कुछ ऐसे लोग हुए, महान विद्वान वगैरह था, जिनका नाम उसमें से एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा, हीगेल। इनका पूरा नाम हीगेल कांट, ठीक है। तो हीगेल कांट हुए। अब देखो ये हीगेल कांट क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कि हम अपने देश का यदि एकीकरण करना चाहते हैं, तो अपने देश के बहुत बड़े महान लोग सब जो अपना अपना बात बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, अपना अपना विचार देते हैं।
तो हीगल कांट भी वही बात करते हैं। हीगल कांट क्या करते हैं, तो जर्मनी में पहले के टाइम में जो द्वंद्ववाद था ना, द्वंद्ववाद करने का मतलब जो झगड़ा लड़ाई जो होता था, उस चीज के बारे में व्याख्या करके बताते हैं। कौन? हीगल। कौन बताते हैं? हीगल। किनको बताते हैं? जनता को। कहाँ के जनता को? जर्मनी के जनता को। तो ये भी जो बात बताते हैं, विचार जो बताते हैं कि पहले जर्मनी में कैसे झगड़ा होता था, कैसे सभी लोगों में द्वंद्ववाद था, यानी आपस में झगड़ा होता था, उस चीज को बताते हैं ये हीगल। जनता हीगल, हाँ, कहाँ का था हीगल? जर्मनी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जर्मनी, इस बार बिहार बोर्ड में पूछा हीगल कहाँ का? कहाँ का था? जर्मनी का। इसको दिमाग में रखेंगे, हीगल कहाँ का था? जर्मनी का। ये सब हम लोग को पता भी है। हाँ बिल्कुल, जर्मनी का। महात्मा गांधी को जब भारत देश को आजाद करवाना था, तो महात्मा गांधी किसको बताएंगे कि ऐसा करो, ऐसा करो? भारतीय लोगों को बताएंगे। तो हीगल कांट भी किसको बता रहे थे? जर्मनी के लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पे द्वंद्ववाद यानी झगड़ा लड़ाई जो है पहले से ऐसा ऐसा होते आ रहा है, इस बारे में बताते रहते हैं। फिर बोला गया हीगल कांट के बाद आते हैं एक अंडर्ट। क्या नाम रहता है? अंडर्ट। ये क्या करते हैं? बिल्कुल, ये अंडर्ट क्या करते हैं, ध्यान सुना, ये वहां पे जो है देशभक्ति कविताओं का रचना करते हैं। कहाँ? जर्मनी में। यानी ऐसे ऐसे कविता जिससे देश के बारे में, देश से रिलेटेड जो है सभी लोगों को अपने अंदर एक तरह से बोलेंगे प्रेम जगेगा। इसके लिए देश के लिए, जैसे हम लोग कभी कभी ये जो गाते रहते हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप देश। इस टाइप से क्या होगा कि जब हम लोग ये सुनते तो हम लोग को लगता है देखो भारत में जो है किसी भी धर्म को जो है भारत में जो है सभी को क्या समझा है कि सब एक समान है ना, चाहे हिंदू सब। तो वो उसी टाइप का जो है अंडर क्या किए, कविताओं का, ताकि वहाँ के लोग इस कविता को पढ़ करके जो है सभी लोगों को अपने देश के प्रति क्या हो, प्रेम जगे, तो देश से प्रेम करें, तब जाकर के सभी लोग देश से प्रेम करें। अब खुद सोचो, सभी लोग मोबाइल से प्रेम करेंगे तो क्या हो, सबका फोकस एक ही चीज पे रहेगा, मोबाइल पे। अब कोई मोबाइल पे मारने के लिए आएगा तो सब मिलके मारेगा, मोबाइल पे क्यों मारेगा? ठीक है, क्योंकि सब मोबाइल से प्रेम कर रहा है। यहाँ भी वही चीज है। तो अंडर्ट भी कविताओं की रचना से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने का प्रयास करते हैं। अंडर्ट के बाद आते हैं फिर हेडनबर्ग बोला गया, हेडनबर्ग बोला गया, साथ ही हेडनबर्ग के साथ नोबोलिस बोला गया। ठीक है, ये सब केवल याद माइंड में थोड़ा मोड़ा रखेंगे, नहीं याद होगा कोई बात नहीं। हेडनबर्ग और नोबोलिस क्या करते हैं, तो ये जो है जर्मनी के गौरव में अतीत के बारे में बताते हैं। गौरव में अतीत का मतलब क्या हो गया? गौरव में अतीत का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम मान सकते हैं अभी, जैसे भारत देश में फिर से कोई आ जाएगा, भारत देश में राष्ट्रवाद की भावना कम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि हम उनको बताएंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, हम बताएंगे भगत सिंह के बारे में कि ऐसे वीर थे हमारे देश में जो अपना जान देते थे देश के लिए। हम बोलेंगे कि भारत सोने की चिड़िया भारत को पहले कहा जाता था। बिल्कुल, हमारे अपने देश के बारे में अतीत मतलब होता है प्राचीन, बोल सकते हो कि हमारे पूर्व का स्थिति कैसा था, उसी चीज के गौरव जिसपे गर्व किया जा सके, उस बात को जो है बता रहे थे कौन? हेडनबर्ग और नोबोलिस, ताकि उन लोगों को जो है जर्मनी के गौरव में जिसपे गर्व किया जा सके, उस इतिहास को सुन करके उनको जर्मनी से क्या हो, प्रेम हो। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना जगे। तो ये सब क्या साथ ही बोला गया है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चित्रकार लोग थे, चित्रकार लोग क्या करते थे, चित्र के माध्यम से जो है लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाते थे। खुद सोचो कि अब अमेरिका में हम लोग रहेंगे और मिथिला पेंटिंग वहाँ पर बनाया गया है, हम लोग को हमारे देश में ऐसा ऐसा हम लोग को खूब मतलब हम लोग भारतीय हैं, यही भारत देश का पेंटिंग है, मतलब चित्रकला वगैरह सब का विशेषता है। यहाँ भी जो चित्रकला मतलब कलाकार वगैरह सब थे, वो भी चित्रकला के माध्यम से जो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगा रहे हैं। ये सब तो किए ही, साथ ही बोला गया है कि वहाँ पे जो शिक्षक थे, छात्र थे, वो सब भी राष्ट्रवाद की भावना जगाने बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। कौन लोग? बोला गया शिक्षक, छात्र, ये लोग। और साथ में शिक्षक छात्र के साथ साथ जहाँ पे पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे शिक्षण संस्थान, जहाँ पे लोगों को शिक्षा ग्रहण होता है। तो वो सब भी जैसे मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह से बोल सकते हो, स्कूल कॉलेज सब ये सब क्या किए, ये सब क्या किए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने में क्या किए, खूब ज्यादा प्रयास किए, योगदान दिए। और ये सब एक बोला गया है कि ब्रूसेनसेफ
ब्रुसेनसेफ्ट है ना, ब्रुसेनसेफ्ट ये ना एक संस्था है। जैसे आप लोगों को बोलेंगे कार्बोनरी एक संस्था है, वो क्यों था कार्बोनरी एक संस्था, किस चीज के लिए था, तो क्रांतिकारी टाइप का, जिससे मेजरी जुड़े हुए थे, जो उसको एकीकरण में सहायता करे, उस टाइप का संस्था था। यहाँ भी ये संस्था उसी टाइप का संस्था है, जो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बिल्कुल जागरूक करे जगह। तो ये सब इस सब का स्थापना कौन किए थे, शिक्षक छात्र वगैरह सब किए थे। यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखो, जिस टाइम वहाँ पे आंदोलन वगैरह सब चल रहा था कहाँ, जर्मनी में एकीकरण के लिए, उस टाइम आंदोलन वगैरह सबका सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था एक विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या था, वियना विश्वविद्यालय। क्या नाम था उसका, वियना विश्वविद्यालय, जो कहाँ है, जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी के वियना विश्वविद्यालय आंदोलन का क्या बन चुका था, आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन चुका था, प्रमुख केंद्र बन चुका था। ठीक है, आप इस बार बोलोगे तो बिहार में पूछा गया था, और बहुत सारे पढ़ करके भी भूल जाएगा ये, क्योंकि बीच में दिया हुआ है, पूरे इस जगह पे दिया गया, कोई इस चीज को देखेंगे भी नहीं। लेकिन जब वो इस बार पूछा, इसमें वियना विश्वविद्यालय है ना, वियना विश्वविद्यालय जर्मनी में जो एकीकरण करने के लिए आंदोलन सब चल रहा था ना, तो उस आंदोलन के लिए एक केंद्र बना हुआ। जैसे हमको जो है, अब मान लो कि मेला होता है, तो मेला में सारा जगह जो बाजा वगैरह सब लगा हुआ रहता है, उस सब का एक जगह पे सब कंट्रोल होता है ना, तो उसी तरह से जितना सारा आंदोलन हो रहा था जर्मनी में, सबका एक केंद्र था, यहीं से कंट्रोल हो रहा था। तो कौन सा विश्वविद्यालय था, ये नाम से ऐसा पूछा गया था। यही कि जर्मनी के एकीकरण के समय आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय बना था, इस पर पूछा गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो छात्र लोग भी खूब ज्यादा क्या कर रहा था, खूब ज्यादा प्रयास कर रहा था, टीचर सब भी खूब ज्यादा प्रयास कर रहे थे, ताकि वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना जग जाए। साथ ही बोला गया, ध्यान थोड़ा सुनो, ध्यान बोला गया है कि अब सारे लोग जर्मनी के अंदर जो है, जितने सारे लोग थे, सबके अंदर बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना फैल चुका था, कि मतलब अब जो है हमको जर्मनी का एकीकरण कर लेना है। और इससे क्या होता है, वो लोग तैयार थे किस चीज में आने के लिए, तो सामंतवादी व्यवस्था को छोड़ करके आधुनिक युग में आने के लिए तैयार था। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब जहाँ पे किसका, बिल्कुल किसानों का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, जमींदार के पास होता है, तो उसी को सामंतवादी व्यवस्था भी बोल सकते हैं। तो उस चीज को छोड़ करके और आधुनिक युग में प्रवेश करने के लिए तैयार था वहाँ के जर्मनी के लोग, क्योंकि अब सारा आंदोलन वगैरह करेंगे उसको हराएंगे। अब क्या बोला गया, थोड़ा ध्यान सुनिए, इतना सारा तो हुआ ही, साथ ही बोला गया कि छोटा छोटा जो आंदोलन वगैरह सब लोग कर रहे थे ना, तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया में बैठा था उस टाइम, और मेटरनिक क्या करना था कि इस छोटे छोटे आंदोलन को जो है दबा देता, बंद करवा देता। ठीक है, और ऐसा ऐसा विचार से, जैसे काल्सवाद वाला विचार इस पे लागू कर, कार्ल मार्क्स क्या बोले थे, यदि तुमको कोई एक थप्पड़ मारता है तुम उसे जरूर थप्पड़ मारो। ये आप लोग सेंट साइमन का नाम सुने थे, तो सेंट साइमन से क्या था, विचार दे रहे थे, बस बात से बोल रहे थे। लेकिन कार्ल मार्क्स का विचार क्या था, तुमको यदि कोई एक थप्पड़ मारा तो तुम उसको दो थप्पड़ मारो, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ये जो है मेटरनिक क्या किए थे, मेटरनिक भी वही वाला बात अपना लिया था, और इस आंदोलन जो अपने देश के एकीकरण के लिए आंदोलन कर रहा था, उसके काल्सवाद वाला विचार जो है सब पे लागू कर दिया था, सबको मार पीटना जो आंदोलन कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया जो इस पे मतलब इस आंदोलन को कुचल रहे थे, दबा रहे थे, उसका सहयोग कौन कर रहा था, किसी को अजीब लग रहा होगा कि परसा तो जर्मनी करा रहा है, और जर्मनी एकीकरण होना चाहता है, और उस बीच में आ रहा है कौन, तो फिर जर्मनी जब एकीकरण होना चाहता है तो उस आंदोलन को दबाने में परसा क्यों साथ दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को, ये परसा साथ देता है किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ये तो गलत बात है। किसी राज्य में हो तो इसका ना सहयोग करो, इसका क्या ना सहयोग करो, देखो मेन कारण क्या है, इसका ध्यान सुनेंगे। अब आगे हम थोड़ा देखना जरूरी है, पता चल जाएगा बहुत बेस्ट है। आगे बोला गया है कि वहाँ पे जो है मतलब जर्मनी में एकता को बढ़ाने के लिए, यानी राष्ट्रवाद की भावना को और बढ़ाने के लिए जितने सारे व्यापारी लोग थे, कौन, व्यापारी लोग, यानी जर्मनी में जितने सारे व्यापारी थे, ठीक है, जितने सारे व्यापारी थे, व्यापारी समझते हैं ना,
तो सारे व्यापारी लोग क्या करते हैं, सब मिल करके जो है एक संस्था का गठन करते हैं। और संस्था का मतलब संस्था क्या होता है, जालवेरी एक संस्था है। अब अभी हम क्या बोले आप लोगों को कि व्यापारी लोग 1834 ईस्वी में, कब 1834 ईस्वी में जो है किसका स्थापना करते हैं, जालवेरी संस्था का। इस संस्था, अब एक चीज ध्यान दें, इस संस्था का गठन इसलिए किया गया ताकि अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। जब 100 व्यापारी मिल जाएगा तो पैसा भी अच्छे से आएगा देश के लिए, प्लस में सब व्यापारी सेम हो जाएगा, नहीं कोई बड़ा नहीं कोई छोटा। इससे क्या होगा कि सभी लोगों के अंदर जो एकता का भावना बढ़ेगा। इसलिए जो इसका गठन किया गया था, किसका, जालवेरी का। कब किया गया था, 1800। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही है कि जालवेरी एक संस्था है किसका, तो समझ में आया। तो जालवेरी एक संस्था किसका, लेकिन इस संस्था का गठन करने के बावजूद जो है जर्मनी के जितने सारे व्यापारी लोग थे उन लोगों में जो है एकता नहीं हो पाया सही से, सभी लोग एक जगह मिल नहीं पाए। फिर बोला कि आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम जो है 1834 का बात हो रहा है ना, तो इस टाइम पे इससे पहले 5 दिन पहले युद्ध होता रहता है इटली में, सॉरी फ्रांस में युद्ध हुआ रहता है जुलाई 1830 के दौरान। तो आप लोगों को पता होगा क्लास में मास्टर को यदि सारे स्टूडेंट को चुप करवाना हो तो मास्टर सारे स्टूडेंट को नहीं मारेंगे, अच्छे मास्टर किसी एक स्टूडेंट को अच्छे से धुलाई करेंगे और अच्छे से धुलाई करेंगे सारे लोग साथ हो जाएंगे। तो वही बात हो रहा था कि फ्रांस में जब राजाओं के खिलाफ युद्ध वगैरह सब हो रहा था तो इस युद्ध का हवा जो है किसको लगा, जर्मनी को मिला कि ना ऐसे कैसे छोड़ देंगे, फ्रांस सबको भगा रहा था, हम छोड़ेंगे, हम भी भगा। कौन सोचे, जर्मनी के लोग, ठीक है। तो इसका भी हवा लगा। बाद में बोला गया फिर से जो है 1800 मतलब 48 के आसपास जब वहाँ पे मतलब बोल सकते हो फ्रांस की क्रांति एक और भी हो गया था 1848 में। उसी टाइम जो है इतना ज्यादा क्रांति भड़क गया था कि मेटरनी को भी अपना क्या गलती छोड़ना पड़ता है। और कुछ दिनों के बाद मई 1848 में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, मेटरनी खत्म हो जाते हैं। और उस टाइम भी छोटा छोटा एक आंदोलन चलते रहता है, लेकिन उस आंदोलन को भी दबा देते हैं कौन, मेटरनी के द्वारा। मेटरनी तो गया, कौन दबा देता है, फरसा और कौन मिलते हैं, ये अभी भी नहीं समझ रहा है। मतलब समझ में आ रहा है। कभी कभी आप लोग वीडियो को ये इतना बेस्ट बना रहे हैं, आप लोग घर पे देखेंगे तो कहानी आपको समझ आएगा। कभी कभी जो आप दो भाई रहते हैं, दोनों का शादी हो गया रहता है, तो आप दोनों में थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ रहता है ना, तो तीसरा आदमी इसका फायदा होता है। तीसरा आदमी आपको अच्छे से झगड़ा देगा, तुम कमाते हो, कमाता मत। अब आपका भाई भी क्या करेगा, आपसे झगड़ा करेगा। अब प्लस में जब उससे झगड़ा होगा या उसको किसी दूसरे से झगड़ा होगा तो आप दूसरे का साथ दीजिएगा, अपने भाई के लिए साथ। कभी कभी देते हैं लेकिन हमेशा नहीं देते। तो तीसरा आदमी ना गड़बड़ कर रहा है, ये तीसरा आदमी गड़बड़ कर रहा था इस दोनों के बीच, ठीक है, ये ठीक होगा, देखेंगे। अब क्या होता है, ये सारा चीज समझ में आ गया। अब बोला गया, ध्यान समझेंगे कि जर्मनी में संसद भवन का नाम क्या था, वो डायट था। अब क्या होता है कि जर्मनी के लोग क्या सोचते हैं कि इतना सारा राष्ट्रवाद तो बढ़ गया इंसान, जर्मनी के लोग में राष्ट्रवाद की भावना तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो खाली राष्ट्रवाद की भावना जगा करके कथी करेंगे, अब कुछ प्लानिंग ना करेंगे, कथी का यही करना, अब युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है कि जर्मनी के जितने सारे लोग रहते हैं, जितने सारे प्रतिनिधि रहते हैं, संसद रहते हैं, वो सब एक योजना बनाता है, एक मतलब एक तरह से नीति बनाता है, ठीक है। और नीति क्या बनाता है, ध्यान समझना। जिस टाइम ये नीति बनाता है हुआ, उस टाइम प्रशा का जो है शासक रहते हैं, राजा, उसका नाम क्या रहता है, क्या नाम रहता है, क्या नाम रहता है, फ्रेडरिक। क्या नाम था शासक का, ये सब याद करना जरूरी है, नहीं याद करना जरूरी, ठीक है, सबको याद करना। तो जिस टाइम ये घटना जो होता है, योजना जब बनाते हैं कि अब क्या योजना बनाते हैं कि हमको क्या करना है, जर्मनी का, तो प्रशा क्या करते हैं, प्रशा का सांसद उस टाइम कौन होता है, सॉरी प्रशा का राजा कौन होता है, ये फ्रेडरिक का आचरण बहुत खराब करने के तो आप लोग समझ गए, जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा। ज्यादा कोई पीछे बोलोगे तो पलायन, हाँ तुमको पलायन कर देंगे, तो भगा देंगे। तो क्या होता है कि लेकिन एक चीज समझो ध्यान से
यदि भारत में सांसद लोग जो कहेंगे तो मानना पड़ेगा। सिर्फ भारत के सुनो, भारत के जो सांसद फैसला लेंगे वही प्रधानमंत्री को मानना पड़ेगा। तो यहाँ भी वही चीज था, लेकिन था तो वही चीज, लेकिन ये राजा ऐसा था कि निरंकुश था, कि हम पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हम जैसा बोलेंगे वही होगा। तो अब क्या होता है कि जर्मनी के जितने सारे सांसद लोग होते हैं वो एक फैसला करते हैं, बोलते क्या है, वर्षा के राजा किसको, फ्रेडरिक को बोलते हैं कि देखिए बहुत सारा निर्णय लेने के बाद एक फैसला किया है कि जर्मनी का जो एकीकरण अब हम लोग करेंगे ना, किसके नेतृत्व में होगा, मतलब प्रसा के नेतृत्व में होगा, और उसमें कौन मेन रहेंगे, मतलब आप रहिएगा। अब वो आप बताओ कि कभी कभी जो जर्मनी में जो आंदोलन हो रहा था तो उसको चलता कौन था, दोनों मिल के, इसका मतलब दोनों में दोस्ती चल रहा था। तो फ्रेडरिक के साथ किसका दोस्ती चल रहा था, अब बोल रहा है जर्मनी के लोग फ्रेडरिक को कि तुम आगू जाओगे, किस चीज के लिए, जर्मनी का एकीकरण करना है, और जर्मनी के एकीकरण में किससे युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो ऑस्ट्रेलिया से तुमको युद्ध लड़ना है, तुमको ऑस्ट्रेलिया से युद्ध लड़ना है, और उसमें आगे कौन रहेगा, फ्रेडरिक रहेगा आगे। मतलब कुछ समझ में आया आपका, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं ये एक लड़का, मान लो ये एक लड़का है, ये चलो कृष्णा हो गया, और ये एक हो गया जैसे मान लो दानिश हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ से हम साइड में आ गए खुद, ठीक है, ध्यान समझिए, ये दोनों खूब अच्छे क्या है, दोस्त, मतलब अच्छे दोस्त नहीं बोलेंगे, मान लो ये जो है ना दानिश मेरे ही घर के ऐसे बना, ठीक है, लेकिन फिर भी जो दानिश किसका दोस्त बना हुआ है, लेकिन कृष्णा से हमसे दुश्मनी, दानिश मेरे घर का, दानिश का दोस्त है, लेकिन कृष्णा से हमसे दुश्मनी। अब हम बोल दिए दानिश को तुमको लड़ाई करना पड़ेगा, सीधे किसका, अब बेचारा ही फंस गया, यदि लड़ाई करेंगे तो ये हमको बोलेगा कैसा दोस्त है भाई, नहीं करेंगे तो ये बोलेगा तुम कैसा इंसान है भाई, मेरा साथ बीच में फंसने गया। अब इस बीच में फंस जाता है तो अब इसका एक के वो निर्णय लिया हूँ, देखो ध्यान से, फ्रेडरिक क्या करते हैं, इस चीज को स्वीकार नहीं करते, वो बोलते नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको नहीं लड़ना ऑस्ट्रेलिया वगैरह से हम नहीं लड़ेंगे, तो सोचते हम फंस जाएंगे इसमें, तो युद्ध वो नहीं लड़ते हैं, युद्ध नहीं लड़ते, तो जर्मनी का जो एकीकरण का प्लानिंग बना था वो सक्सेसफुल हुआ, यानी जर्मनी का एकीकरण अवरुद्ध हो जाता है, होता ही नहीं, ठीक है, वहां पे खत्म हो जाता है। तो ये कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ध्यान समझेंगे कि फ्रेडरिक का मृत्यु हो जाता है, फ्रेडरिक मर जाता है, ये तो सोचता होगा ठीक है हम मर जाएंगे लेकिन युद्ध नहीं करेंगे, कैसे कर सकते हैं। अभी जो मर जाता है तो प्रसा का अगला राजा बनता है इसका भाई, जिसका नाम रहता है क्या, विलियम। इसके जस्ट विपरीत रहता है विलियम। फ्रेडरिक कैसा रहता है, निरंकुश आई रहता, राष्ट्रवादी, ठीक है, ये मतलब राष्ट्र के लिए खूब सोचता है। अभी राष्ट्रवादी जो रहता है ना, इसको एक ही चीज दिमाग में आता है कि अब हमको करना क्या है, जर्मनी का एकीकरण करना है, लेकिन कितनों राष्ट्रवादी हो जाएगा तो थोड़ा मोड़ा कभी कभी लोभ आ ही जाएगा, इसको भी लोभ आएगा, अभी नहीं देखते रहो, ध्यान समझो, इधर ध्यान समझो, इधर सुनो, विलियम क्या करते हैं, ध्यान समझना, विलियम कहाँ का शासक बनता है, फ्रेडरिक के बाद कौन बनता है, फ्रेडरिक मर जाता है ना, अब फ्रेडरिक का भाई कौन रहता है, अब विलियम क्या सोचता है कि हमको करना है किसका एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण के। अब इस चीज को सोचने से पहले ये भी सोच लेता हूँ, इतना हमको पता हो चुका है कि जर्मनी का एकीकरण यदि कर सकता है कोई राज तो कौन सा राज, यानी प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। इसलिए सारा बात सोच करके विलियम क्या करते हैं, खुद शासक रहता है, वो अपना एगो प्रधानमंत्री जिसको हम लोग चांसलर भी बोल सकते हैं, वो अपना चांसलर किसको बना देते हैं, किसको बनाते हैं, किसको बनाते हैं, काउंट का वो सुने, प्रधानमंत्री किसको बनाता है, खतरनाक आदमी काउंट का बोलता है, अकाउंट काउंट से भी 2 कदम आगे वाला इंसान कौन है, बिस्मार्क। तो बिस्मार्क को चांसलर बनाता है कौन, क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन ये आएगा कि प्रसा का चांसलर कौन था, प्रसा का चांसलर कौन था,
अब बिस्मार्क जो हुआ रहता है खतरनाक इंसान, यानी कि नीति बनाने में कौन था उसे कदम आगे। अब ये क्या करते ध्यान से, ये रहते कहाँ के पर्दा। अब पर्दा सहयोग किसका करता रहता है, लेकिन ये वैसा नहीं है। अब क्या होता है, थोड़ा ध्यान सुनेंगे, इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब क्या होगा, ध्यान से सुन लो, क्या होगा देखो, बिस्मार्क को बना दिया गया चांसलर। बिस्मार्क सुनो, बिस्मार्क को वहाँ के लोग, जर्मनी के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग जानते थे पहले से कि ये इंसान कैसा है। क्यों, यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, कितना खतरनाक मुख्यमंत्री पता है। उसको डायरेक्ट बना दिया गया नहीं, पहले वो सांसद में थे, सांसद बहुत दिनों तक थे। अब सब लोग पहचाने की बहुत खतरनाक इंसान है, कोई फैसला ले लेता अच्छे से, तब जाकर उसको क्या बनाया गया, तो सब लोग पहले से परिचित थे। ध्यान सुनो, यहाँ भी क्या होता है कि बिस्मार्क के बारे में पहले से पता रहता है। क्यों पता रहता है, इसका मेन कारण ये है, देखो ध्यान, डायट था ना, डायट जहाँ पे संसद न पहुंचता था, तो परसा के इधर से भी संसद न पहुंचेगा जर्मनी के डायट में, क्योंकि परसा कौन से रहा, जर्मनी में था परसा। तो परसा के इधर से जो प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब एक तरह से बोलेंगे नेतृत्व करते थे, प्रतिनिधित्व मतलब एक तरह से बोले किसी चीज, परसा राज्य का जो नेतृत्व जो सांसद में कौन करते थे, इसको भी डाल देते। हाँ अभी नहीं छूटेगा, अभी वैसा ही है। अब क्या होता है, ध्यान से थोड़ा सुनो, इधर ध्यान सुनिए। अब क्या होता है कि बिस्मार्क, ध्यान सुना सर, बिस्मार्क क्या होता है कि पहले से जो है डाइट में वो जाते थे, क्योंकि वो किसके तरफ से जाते थे, की तरफ से, इसलिए वो बहुत खतरनाक आदमी थे, ये सबको पता था। एक सफल कूटनीतिज्ञ इंसान थे, कौन, बिस्मार्क। बिस्मार्क जब सांसद बने तो अब सारा काम, देखो भारत में भी क्या है, राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री। बताओ तो राष्ट्रपति कभी काम करके देखते हैं, इसको भाषण इधर उधर देखते हैं, कौन करते हैं, भारत में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास खूब अपार शक्ति है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन उसके पास औपचारिक शक्ति, औपचारिक मतलब कुछ भी सबसे हेड वही है, लेकिन ओरिजिनल में काम कौन करेंगे, प्रधानमंत्री के पास बहुत ज्यादा, वास्तविकता में उसके पास शक्ति है प्रधानमंत्री। यहाँ भी वही विलियम राजा था, चुपचाप बैठेगा, काम कौन करेगा, बिस्मार्क सफल कूटनीतिज्ञ, यानी वो अब दिमाग लगाएगा क्या चीज करने के लिए। बिस्मार्क क्या करते, ध्यान सुनो, बिस्मार्क को एक चीज समझ में आ गया कि प्रसा जो है अभी कमजोर देश है, प्रसा क्या है, कमजोर देश है। अब प्रसा यदि अभी जाएगा लड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया 4-5 बार 10 बार पकड़ देगा, किसको, प्रसा को। इसलिए जो है बिस्मार्क क्या सोचता है कि पहले ना प्रसा का जितना सारा सेना है, सैनिक शक्ति, उसको क्या करेंगे, मजबूत करते हैं, इतना मजबूत करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इक्के में पटक दे। कौन ऐसा बात सोचते हैं, बिस्मार्क। और बिस्मार्क जो है वहां पे ऐसा करने के लिए एक घोषणा, मतलब आवाज उठाते, बोलते हैं, नारा देते हैं, किस चीज का, बिल्कुल रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करते हैं, इस चीज की घोषणा करते हैं। अब आप लोग को ये भी एक नंबर का पूछा जाता है कि रक्त एवं लौह की नीति का, इसका मतलब बताते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन कौन करता है, एक नंबर का व्यक्ति पूछेगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। बिस्मार्क बताते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति का मतलब ये है, यदि प्रसा को जीतना है, प्रसा ये बोल सकते जर्मनी का एकीकरण करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, वहां पे मतलब प्रसा का ये बोल सकते जर्मनी के सैनिक को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए बिस्मार्क जर्मनी में जो है सैन्य सेवा, मतलब अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करेंगे। अनिवार्य सैन्य सेवा करने का मतलब कि अब सबके घर से क्या होगा, एक एक बोल सकते हैं सेना में जाएगा, बहाली होगा, सबको सेना में सेवा देना पड़ेगा, ठीक है, तब ना ज्यादा सेना की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इजराइल देश में ऐसा ही है कि सबके घर से सेना है, इजराइल से, ठीक है। तो क्या बोले, अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कौन करते हैं, बिस्मार्क करते हैं। अब ध्यान सुनो, हल्ला नहीं करो, ये होता है ऐसे। अब बोला गया है क्या, ध्यान थोड़ा सुनिए,
धीरे धीरे ये इतना ज्यादा सैन्य सेना मतलब इनका सैनिक संगठन हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि किसी भी मायने में किसी भी तरह से जो है थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं रहता है। पहले मजबूत किया, कौन मजबूत किया? और बाद में जाकर के उसको लगता है कि नहीं अब जो है प्रसाद ठीक ठाक स्थिति में हो गया, ऑस्ट्रेलिया से युद्ध होगा तो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकेगा। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान से समझना है। यहाँ पे बोला गया क्या कि लगभग 1864 में, ठीक है, 1864 में जो है एक संधि होता है। क्या होता है? एक संधि मतलब क्या होता है? आप लोग में संधि मिलन का नाम मिलना। संधि मतलब क्या होता है? मिलना, बिल्कुल समझौता बिल्कुल। तो 1864 में क्या होता है ध्यान से 1864 ये बिस्मार्क को ये बात पता पहले नहीं रहता और 1864 में प्रसाद और किसके बीच संधि होता है? किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया के बीच संधि होता है। संधि किस चीज के लिए होता है ये सब पूछा जाएगा। प्रसाद और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संधि होता है ना, ये संधि होता है इस बात का बाद में पता चलता है किसको? बिस्मार्क को कि एक संधि हुआ है और संधि में ये बात इस चीज का शब्द रखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया बोला है प्रसाद के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा, यानी जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा है ना ये प्रसा उसमें सहयोग नहीं करेगा। और इसका राजा भी जो विलियम था वो तैयार हो गया था, लेकिन नीचे में बैठल कौन था? जब इसको पता चलता है इस संधि के बारे में तो इसके खिलाफ आवाज उठाते, और जब एगो उठाते तो पूरा जनता भी इसके खिलाफ आवाज उठाने लगता है। फिर ये संधि क्या हो जाता है? टूट जाता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। तो ऐसे में जो है वो जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में ही होना था, अभी भी लागू था ये चीज। अब क्या होता है ध्यान समझेंगे, खतरनाक सोच वाला कौन था? अब बिस्मार्क प्लानिंग करते ध्यान से, थोड़ा खतरनाक प्लानिंग। अब दुश्मन से ज्यादा सहयोग लेने के लिए कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क बोलते हैं किसको? ऑस्ट्रेलिया को। बिस्मार्क बोलते ऑस्ट्रेलिया को एक बात करते हैं, दोनों आदमी ना नहीं दोस्ती नहीं करेंगे, हाँ वही एक तरफ दोनों आदमी मिल करके जो है डेनमार्क जो हम लोग का जो जगह है, डेनमार्क देश होता है इसका राजधानी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन क्या दे रहा है? डेनमार्क जो देश, ध्यान सुनो, डेनमार्क देश का डेनमार्क दो जगह पे जो एक तरह से बोलेंगे जो जर्मनी में था दो जगह, उस पे डेनमार्क का अधिकार था, कब्जा। वो दो जगह कौन था? एक था सेल्सियस और एक था क्या था? ऑलस्टेन था सर, हाँ यही जगह। ध्यान सुनिए, ये दोनों जगह था किसके कब्जा में था? डेनमार्क में। ये जगह था कहाँ पे? जर्मनी में। दोनों पे कब्जा था डेनमार्क का। प्रसा के पास तो पावर खूब था, लेकिन सोचा अकेले लड़ने से अच्छा है कि किसी को साथ लेने चलते हैं। आप लोग कभी जादू नहीं है, अब तो अकेले हाथ से जीत के लेंगे, लेकिन लाठी रख लेते साथ, ज्यादा बुरा तो मारेंगे। तो बिस्मार्क क्या सोचता है कि अकेले यदि जाएंगे इससे लड़ाई करने के लिए डेनमार्क, तो हार गए तो गड़बड़ हो जाएगा, सपना मेरा सपने रह जाएगा। इसलिए क्या करता है बिस्मार्क? ऑस्ट्रेलिया को बोलता है चलो तो दोनों आदमी लड़ते हैं डेनमार्क से, इसको हरा करके भगाते, दोनों दिमाग के रख ले इस जगह को, दोनों दिमाग। ऑस्ट्रेलिया मान जाता है और क्योंकि पहले से खतरनाक काम से भी कदम आए। अभी डेनमार्क पे जो आक्रमण करता है कौन? बिस्मार्क और ऑस्ट्रेलिया, यानी प्रसा और ऑस्ट्रेलिया मिलके आक्रमण करता है किस पे? डेनमार्क। अब दो आदमी मिल गया तो इसका कोई जीत कुछ चलने वाला है? इसको बढ़िया से हरा देता है, और हराने के बाद क्या होता है कि दोनों जगह को जीत लेता है। अब खुद समझो कि दोनों जगह को बिस्मार्क अकेले जीता है ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से ना, तो अब बिस्मार्क बोलेगा कि दोनों जगह मेरा हो जाएगा, नहीं ना बोलेगा। तो बिस्मार्क ऐसा जीत दे रहा है ताकि ऑस्ट्रेलिया को शक न हो, ऑस्ट्रेलिया मेरा सहयोग करे। अब क्या होता है बिस्मार्क क्या करता है कि सेल्सियस जो है 100 इसमें है ना, इसमें 100 है ना, ये वाला 100 देखो, तो प्रसा और ऑस्ट्रेलिया में कौन वैसा 100? तो प्रसा ले लेता है कौन? सेल्सियस। सेल्सियस जो जगह वो प्रसा ले लेता है, और हॉलस्टेन जो रहता है वो कौन ले लेता है? ऑस्ट्रेलिया को ले लेता है। अभी देखो ऑस्ट्रेलिया जो जगह है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो
जर्मनी का एगो जगह पे फिर से कब्जा कर किस पे? ऑस्ट्रेलिया। कब्जा किया नहीं है, बिस्मार्क दिया है, ले लो छीनो तो जीते हो। अभी तुमको एक बार साफ करके बता, ठीक है? ये ले लिया, समझ में आया? ऐसा हुआ। अब एक चीज होता है गड़बड़, ध्यान सुनो ध्यान से। ये जो जगह जीतता है ना कौन? ये जगह, और ये जगह कौन जीतता है? परसा और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या पता होता है, क्या समझ में आता है कि परसा हमारा दोस्त न बन गया है, तब ना तुम जीते हैं। तो जो जो कहेंगे तो थोड़ा मेरा भी सहयोग करेगा। तो ये दोनों जगह जो जीत लेता है, ये दोनों मिल करके, तो बाद में जीतने के बाद ये पता चलता है, ध्यान सुनिए, कि दोनों जगह पे जो लोग है वो लोग कौन है? जर्मनी के लोग हैं। जर्मन की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, और जर्मन से चिढ़ता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया बोलता है ना, इस दोनों जगह पे जर्मनी के जो लोग हैं उसको छोड़ने वाले हम नहीं, सब मार, इतने सारे जर्मनी के लोग हैं, सबको मार देंगे। ये कौन सोचता है, कौन प्लानिंग बनाता है? अब ऑस्ट्रेलिया प्लानिंग बनाता है और अपना सेना तैयार करता है ले जाने के लिए। कहाँ? इस जगह पे। एक तरह से बोल सकते हैं हॉस्टिंग पे ही ले जा रहा है, बोल सकते हैं दोनों जगह। मान लो यदि हॉस्टिंग पे ही ले जा रहा है क्योंकि वो उसके कब्जे में चला गया, तो हॉस्टिंग पे जो जा रहा था सैनिक लेकर के, किसको मारने के लिए? यहाँ के लोगों को। और यहाँ पे कौन लोग का संख्या ज्यादा और चिढ़ता था। तो ये जो सैनिक को लेकर के जाता, तो एक देश से, एक राज्य से उसको गुजरना पड़ता। कौन से राज्य से? बरसात। यानी तुम उसको जा रहे हो मारने के लिए ना, पहले मेरे रास्ते से गुजरना पड़ेगा, मेरे घर से गुजरना। तो ऑस्ट्रेलिया को डर थोड़ी ना था कि बरसात से गुजरेंगे तो मुक्ति होगा, वो तो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है, इसी के साथ मिलकर तो बिना मतलब कोई टेंशन के ऑस्ट्रेलिया निकलते सेना लेकर के उसके आक्रमण करने के। लेकिन जब ये जाता है परसा के पास, परसा को पार करने के, तो परसा उसको रोक देता है, वरना आगे नहीं जाने देंगे, तो वहाँ पे युद्ध नहीं लड़ने देंगे, ठीक है? अच्छा युद्ध लड़ने कौन जाता? जाने से कौन लोग बताओ? उसके अंदर ही कौन बात है भाई? पहले तो अब तुम्हारा सहयोग किए, अब तुम हमको रोक रहे हो। तो बोले अभी रोकिए, अभी देखो क्या क्या होता है, ध्यान से। अब क्या होगा कि प्रसा जो है, बिस्मार्क जो है, यहाँ के लोगों में, जर्मनी के लोग हैं, इन्हें क्या फैला देते पता है? राष्ट्रवादी भावना। बोलते जर्मनी, जर्मनी के लिए तुम लोग जीरो, जर्मनी का एकीकरण करो भाई। अब सब लोग जर्मन 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 करने लगे, एकीकरण करना है। अब इससे और चिढ़ जाता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। बोलता है अब नहीं छोड़ेंगे किसको? ये हमको ठग लिया है। कौन ठग लिया? किसको लगता है? बोलता हम नहीं छोड़ेंगे। इसमें जो रह रहा है ना, इसका तो टांग काट दे। कौन ऐसा बात बोलते हैं? तो अब एक चीज बताओ कि प्रसा तो पहले ना पता था कि अभी हम कमजोर थे, इसलिए इससे अभी नहीं लड़ सकते, लेकिन हम इससे मजबूत करेंगे, सैन्य शक्ति लागू कर, सैन्य सेवा। इससे क्या होता है कि उसका सैनिक भी क्या होता है? तो अब बोलते हैं बिस्मार्क, परसा इतना पावरफुल हो गया है कि हम इससे युद्ध लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन हम इससे युद्ध लड़ेंगे नहीं। अब जैसे बताओ, खुद सोचो कि भारत मतलब कई देश मिलाकर के इंटरनेशनल बैठक होता है, तो पाकिस्तान जाते हैं, इंडिया जाते हैं, सारे लोग अपना अपना बात सब बोलते हैं, एक उसका बुराई करता है, ये देश में इसका आतंकवादी है, ये आतंकवादी को बोलता है, ऐसे बोलते तो सब बुराई करता है। तो खुद सोचो कि भारत चाहेगा पाकिस्तान को खत्म करना तो खत्म कर सकता है, तुरंत खत्म कर सकता है, भारत नहीं खत्म कर सकता है। अरे पूरा पाकिस्तान का जनसंख्या 22-23 मतलब 25 करोड़ होगा, अब बिहार का 12 करोड़ के आसपास है, उत्तर प्रदेश का 24-25 करोड़ नहीं हो जाएगा। तो सब हाथ जोड़ लेगा, बॉर्डर से निकलेगा के बाद पूरा झाँप लेगा, उसको नहीं झाँप लेगा। लेकिन क्यों नहीं करना चाहता? तो ध्यान से सुनो, क्यों नहीं करना चाहता? ध्यान से मान लो, ध्यान से, यदि हम प्रियंका को यहाँ पे 2 थप्पड़ खींच के देते हैं, ध्यान से, तो उसको उतना ज्यादा नहीं होगा जितना मतलब चले यहाँ नहीं मानते। प्रियंका को हम कहीं बाहर में ले जाते हैं ताकि वहाँ पे स्टूडेंट्स में, वहाँ पे 2 थप्पड़ खींच के देते हैं, तो सोचेगी तो कोई नहीं देखा, कोनो बात नहीं। लेकिन खुद सोचो कि यहाँ पे मारेंगे नहीं, इनका बेइज्जती कर देंगे सबके सामने, बहुत मतलब होने लगेगी।
घर पे जाकर सबके सामने बेइज्जती कर इंसल्ट हो गया। अब सुनो, अब क्या होगा, इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा ना। तो प्रसा भी यही सोच रहा था, बिस्मार्क भी यही सोच रहा था कि हम उसको मारेंगे नहीं, उससे युद्ध नहीं करेंगे, उसका बेइज्जती करेंगे, सबके सामने में हम उसको आक्रमणकारी घोषित करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया खाली सब पे आक्रमण कर लेंगे। आक्रमणकारी घोषित करेंगे तो सब अपमान हो जाएगा, इसका अपमान सहा नहीं जाएगा तो खुद झड़ पी के मर जाएगा। तो अब सेम टू सेम वैसा ही होता है। अब जो है ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया से युद्ध होने वाला रहता है, वर्षा को पता रहता है युद्ध करेगा ही। पाकिस्तान को ज्यादा गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, युद्ध करेगा। तो इसके पास दिमाग नहीं है, युद्ध करेगा। इसके बाद दिमाग में तो वो झगड़ा करने जाता है, इसके बाद बातचीत से समझा देता है, बातचीत से समझा। तो कल हम कहाँ तक बता दिए थे कि परसा और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि परसा ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध होना, मतलब एक तरह से बोलेंगे संभव हो जाता है कि परसा और ऑस्ट्रेलिया में युद्ध हो सकता है। लेकिन ये बात किसको पता रहता है, बिस्मार्क, कि कब युद्ध होगा, कैसे युद्ध होगा, वो सारा चीज उनको पता होता है। बिस्मार्क कहाँ के चांसलर होते हैं, परसा। तो परसा को पहले हम कल पढ़ लिए थे अच्छे से कि परसा को वो मतलब एक तरह से बोलेंगे मजबूत बनाते हैं, उसका सैन्य बिल्कुल शक्तिशाली चालू है, तो उनको बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, क्योंकि वहाँ बिस्मार्क जो है रक्त एवं नीति का अवलंबन करते हैं, यानी कि सीधे से बोलेंगे वहाँ पे सैन्य सेवा जो बोल सकते हैं आरम्भ करते हैं, या साथ ही बोलेंगे कि सेना को मजबूत करने के लिए सभी लोगों को जो है सैनिक मतलब सेना भर्ती होने के लिए अनिवार्य कर देते हैं। तो सीधे सीधे सेना को मजबूत बनाते। कौन बनाते मजबूत, किसका एकीकरण करने के लिए, सब कुछ मजबूत हो चुका था। प्रसा को लग रहा था कि अब हम जो है अच्छे से युद्ध कर पाएंगे, किससे, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रसा मतलब बिस्मार्क एक चीज मन में रखे थे, हम तो युद्ध कर पाएंगे, युद्ध संभव भी है, युद्ध हो सकता है, लेकिन हम प्रसा से युद्ध नहीं करेंगे, उसका बेइज्जती करेंगे, उसको आक्रमणकारी घोषित करेंगे, यानी सभी लोगों के बीच में, सभी देशों के बीच में उनको बोल मतलब उनके बारे में बताएंगे ये आक्रमणकारी है, ये बिना भाषा गैर कानूनी ढंग से किसी भी देश पे क्या कर आक्रमण कर देता है, और इस कारण से जो है वो उनका बहुत ज्यादा अपमान होगा। अब ओरिजिनल बात बताए, हम तो बोल सकते हैं कि बिस्मार्क को पता था कि उनका खूब ज्यादा अपमान करेंगे, उसका जो है बुद्धि नष्ट हो जाएगा, और वो आकर के क्या करेगा, हम पे आक्रमण करेगा, हमसे युद्ध करेगा, तब जाकर हमसे युद्ध करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से यही सारा चीज हुआ कि आक्रमणकारी जब घोषित करने के लिए जब ऐसा किया, तो एक चीज बताओ कि हम यदि थोड़ा सा कमजोर लग भी रहे, या हम ठीक ठाक युद्ध कर सकते हैं, तो हमको यदि कृष्णा से युद्ध करना हो तो उससे पहले जो मेरा दोस्त लोग है ना, उनको हम पहले बता देंगे कि देखो इससे मेरा युद्ध हो सकता है, इसलिए क्या करो, तैयार रहना, और जब युद्ध हो तो तुम भी उसको मारना, ठीक है। दूसरा कि हमको जैसा लगेगा कि यदि मेरे दोनों के बीच में, मेरे जिस दोनों में जो युद्ध होगा या मारपीट होगा, तो कोई बीच में आके टपक सकता है, कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकता है, इसलिए जिसका डर था कि ये बीच में आ सकता है, उसको पहले हम बोल दिए कि तुम नहीं आओगे, ठीक है, ताकि युद्ध में कोई परेशानी न हो और आराम से किसको हरा दे। ठीक इसी प्रकार से दो देश था, एक था कौन सा, फ्रांस देश था, ठीक है, और एक था कौन, इटली था। तो प्रसा क्या करता है, बिस्मार्क क्या करता है कि फ्रांस जो था ना, फ्रांस को बोल दिए कि देखो हम दोनों में जो युद्ध होगा ना ऑस्ट्रेलिया और प्रसा में, तुम साइड में रहो, मतलब तुम बीच में घुसना मत, तो तुम बीच में टांग नहीं अड़ाओ, तुम साइड में रहो, तभी तो चुपचाप रहेगा, वैसे चुपचाप फिर में रहेगा, तो बोलेगा हम हराएंगे, तुम क्या करोगे। तो इस सब के लिए क्या करते हैं प्रसा कि जर्मनी का जो कुछ जमीन, कुछ दक्षिणी भाग का भूभाग होता है, मतलब कुछ जमीन होता है, उस जमीन किसके नाम कर देता है, होता है, इसके बदले में तुम चुपचाप रहोगे, इस युद्ध से साइड रहोगे, इसके लिए तुमको ही सारा जमीन दे देते हैं। और बिस्मार्क को पता था कि लास्ट में इससे भी ले ही लेंगे, इसको नहीं पता था, बस जैसे इटली का एकीकरण होना था ठीक इसी प्रकार से यही हो रहा था। अच्छा, दोनों तो देखो, तो जर्मनी और इटली तो दोनों एक ही कंडीशन में था, इसका भी एक ही हो पा रहा था, इधर गैरीबाल्डी में इतनी वगैरह सब काम सब कर रहा था, इसका उधर बिस्मार्क कर रहे थे, तो कंडीशन दोनों का एक ही था, इस पे भी फ्रांस था, इटली पे, जर्मनी में भी फ्रांस आ गया, तो सबको पता था, काउंट को भी पता कि अभी दे रहा बाद में ले लेंगे, इधर बिस्मार्क को भी पता कि अभी दे रहा बाद में इसी लेंगे। तो फ्रांस को बोलता कि तुम
जमीन ले लो दक्षिणी जर्मनी का कुछ जमीन, और इसके बदले में तुमको बस तटस्थ रहना है, इस युद्ध से तटस्थ यानी कि उस युद्ध से साइड होकर तुमको रहना है। तो फ्रांस मान जाता है। और इटली को क्या बोलते हैं प्रसाद, देखो हम जब ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे ना तो तुम अपना सेना भेज देना इधर मारने के लिए, ये दोनों तो दोस्त ना हो जाएगा, दोनों का दुश्मन नहीं। तो ये जो बोला प्रसाद बोला इटली को क्या, तुम जब युद्ध हो हमसे ऑस्ट्रिया से तो आप क्या कीजिएगा, सेना भेजेंगे, ठीक है। इटली ने क्या बोला, इटली का भी यदि युद्ध होगा तो कौन ये भेजेंगे प्रसाद, दुश्मन तो एक ही है। तो ऐसा ही होता है। और ऑस्ट्रिया क्या करता है, अब दोनों साइड से घेरा गया, एक तो परसा घेर में किया था और इधर इटली भी उसको घेर लिया। अब बीच में घेरा जाता है, कभी कभी आप देखेंगे बहुत मजबूत इंसान रहता है, बहुत पावरफुल, और वो कुछ नहीं कर पाता है ना तो उसको बहुत अंदर से अपमानित लगता है, मतलब इतना गुस्सा आता है, अपमान हो जाता है उसका। जैसे मान लो खूब बलवान मतलब खतरनाक पहलवान है, वो जीत नहीं पाया, उसको अंदर अंदर गिराए खतरनाक पहलवान है और हम जीत नहीं पाए तो अंदर से उसको मतलब शर्म आएगा। जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, जीरो पे आउट हो गया तो खुद शर्म आएगा, वो कैसे हो गए जीरो पे, तो शर्म आएगा। तो यहाँ भी ऑस्ट्रिया को शर्म आ रहा था, अपमान से क्षुब्ध होकर, क्षुब्ध मतलब परेशान होकर। कौन परेशान हो जाता है, इधर से भी इधर से भी। और जब इंसान परेशान हो जाता है, गुस्सा आ जाता है इंसान को, वो उसी टाइम गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जिस टाइम हम लोग को गुस्सा आता तो उसका मेरे हिसाब से हम लोग नहीं रख पाते, लेकिन रखना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। हल्ला करो ना, क्या बोला, चलो ठीक है। तो क्या बोले इधर ध्यान सुनो, हल्ला नहीं करो। क्या बोले हम अभी कि अपमान, किसका अपमान हो गया, तो अपमान ही जब ये हो गया, इसको लगा कि नहीं बहुत ज्यादा हमको अपमान कर दिया गया, तो इसको छोड़ेंगे नहीं। कौन बोलते बात, और जब विनाश काल का समय आता है तो विनाश काले एक हम लोगों के बुक में बताया गया, जो हम लोग एग्जाम देते कुरुक्षेत्र नाम महाभारत से रिलेटेड, महाभारत में कृष्ण क्या बताए थे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, विवेक का मतलब बुद्धि मर जाता है। जब मनुष्य का नाश का समय आता है तो पहले उसका समझदारी से खत्म हो जाता है। ऑस्ट्रिया भी क्या करता है, बिना समझे पूछे क्या करता है, तो ऑस्ट्रिया बोलता है परसा को तुम आओ हमसे लड़ाई करो, आओ तुम हिम्मत है तो मैदान में आओ, मैदान में आओ, कहाँ आओ, मैदान में। तो कौन सा मैदान में बुलाएगा, सेदोवा के मैदान में बुला लेता है। कब बुला लेता है, 1886 में बुला लेता है। अब कौन बुलाता है, ऑस्ट्रिया बोलता है आओ हिम्मत है तो आओ, कौन से मैदान में, सेदोवा के मैदान में। किसको बुलाता है, परसा को बुलाता है। और हल्ला बोले नहीं, गुस्सा में ऐसा कर दिया, दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, बुला लिया ऑस्ट्रिया, बोला आओ युद्ध करो। हाँ युद्ध होता है, तो आपको क्या लग रहा है इसका मिलन थोड़ी हो रहा है। तो ऑस्ट्रिया ये गुस्सा में कौन था, ऑस्ट्रिया सब कुछ जानता कौन था, क्या होने वाला। जब हमको पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला तो हम क्या हल्ला करें, चुपचाप रहो, शांत से लड़ाई करना नहीं, शांत से लड़ाई करता और पटक देता है किसको, बेचारा ऑस्ट्रिया हार जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हार जाता है कौन से युद्ध में, सेदोवा के युद्ध। बहुत ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ये कैसे पूछा जाएगा, ध्यान सुनो, पूछा जाएगा कि सेदोवा का युद्ध किसके बीच में था, देखो जो जिसका मन सनक जाता तो वैसे बोलता आओ मैं यहाँ तुमको दिखाते हैं हिम्मत होगा, तो इसका भी दिमाग सर का, तो ये को मैदान बोला कौन समझा, सेदोवा को और बुलाया गया मैदान में, आगे बोल दीजिए नाम ऐसा है तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। सेदोवा का युद्ध किसके बीच, हुआ था 1800 सेदोवा का, ठीक है। इसमें कौन हार गया, ऑस्ट्रिया। अब देखो क्या होता है, ये हार गया तो बताओ, हार गया सुनो, हार गया तो परसा बोलेगा कि तुम मतलब फिर से मेरे पे कब्जा करो, हार गया तो उसको मार लात से भगा देगा, अब हो गया तुम्हारा काम। और जितना ऑस्ट्रिया के द्वारा जर्मनी पे कब्जा किया गया था वो सारा किसका हो गया,
जर्मनी यानी पर्सा का ही हो गया। पर्सा किसका राज्य? सब जर्मनी का हो गया। तो लगभग ऑस्ट्रिया को हराने के बाद जर्मनी का एकीकरण का काम 2/3 हो चुका था। अब बचा था कितना? 1/3 का बचा हुआ, 2/3 हो गया। अब 1/3 बचा कौन था जो पता है? हाँ, पर्सा ने फ्रांस को बुलाते कि तुम थोड़ा जमीन ले लो, हम पे कब्जा कर लो, लेकिन खाली युद्ध में आना मत। तब फ्रांस ने कब्जा किया। अब देखो यहाँ से तो अब सब कुछ हो गया, बचा फ्रांस। फ्रांस को हराने के लिए टेक्निक थोड़ा चाहिए था, खतरनाक देश था ये, सब पे राज के बाद। तो इसको हराने के लिए बोले थे कि काउंट काउंट से 2 कदम आगे कौन था? बिस्मार्क एक दिमाग लगाते। क्या होता है उस टाइम 1870 के आसपास, 1870 के आसपास जो है एक मतलब विवाद उत्पन्न होता है। विवाद कौन सा उत्पन्न होता है? तो स्पेन जो देश है, स्पेन देश के राजकुमार के लिए विवाद उत्पन्न होता है। स्पेन देश में राजकुमार का पद क्या था? खाली। अब राजकुमार का पद खाली था, तो उसके लिए झगड़ा ये हो रहा था कि फ्रांस बोला कि नहीं, वहाँ जो राजकुमार बनेगा ना वो मेरे यहाँ से होगा, मतलब फ्रांस के यहाँ से जाएगा वहाँ राजकुमार। और बिस्मार्क बोला था नहीं, वो जर्मनी से जाएगा, नहीं पर्सा से जाएगा वो, जिनमें विवाद हो रहा था। तो फ्रांस बोला नहीं, ये मेरा खानदानी ऐसा है कि खानदान जो है मेरा खानदान है, सब जो है वहाँ जाता था राजकुमार। ठीक है, इधर थोड़ा ध्यान। लेकिन अब इनको बिस्मार्क का तो दिमाग ही अलग था। अब ये क्या करते हैं, पहले बिस्मार्क भी बोलता है कि ये मेरा पद होगा वहाँ पे, जर्मनी दावेदार होंगे स्पेन के राजकुमार के लिए, और फ्रांस बोलता मेरा होगा। तो फ्रांस अपने मन से बोल लेता है कि देखो तो वहाँ पे तो जाएगा मेरा ही आदमी राजा बनेगा, और ये बात ना तुम अपने से कॉपी पे लिख करके हमको दे दो कि हाँ आप ही का आदमी जाएगा। अब कौन पागल होगा जो ऐसे बोलेंगे हाँ आप ही का आदमी, खाना आप ही खाना, रसगुल्ला वो सब तुम्हें खा लेना, ऐसे कौन बोलेंगे? मैं जवाब मेरा भी हिस्सा कैसे बोलेंगे? तो बिस्मार्क ऐसा नहीं बोलते, और ऐसा नहीं बोले तो गुस्सा किसको आते रहता है? फ्रांस को। फ्रांस को पहले थोड़ा गुस्सा आता है, ज्यादा गुस्सा कब आता है? बिस्मार्क आइडिया लगा करके, अच्छा ये जो दावेदारी वाला बात था कि राजकुमार की दावेदारी जो है वो फ्रांस की तरफ से होगा या पर्सा की तरफ से, वो बात कुछ ही लोग जानते। तो कुछ ही लोग जानते थे, तो कुछ ही लोग ना, मान लो कि हम भारत बोलेंगे कि ब्रिटेन के मतलब ब्रिटेन में कुछ ऐसा सामान चला गया है तो भारत का है, हम लोग तो बोलेंगे हाँ भारत का है, हम लोग भी लड़ाई करेंगे उसके लिए भारत का है। तो लेकिन जब सबको पता चल जाएगा तो सब न कहेगा, तो ज्यादा आवाज उठेगा। तो बिस्मार्क क्या करते हैं, अपने पास बुलाते हैं किसको? तो लड़का हल्ला नहीं करो, किसको बुलाते हैं? पत्रकार को, मीडिया वाला। पता है मीडिया वाला का काम क्या होता है? एक खबर को यहाँ से लेके जैसे घरों में महिलाएं करती है, घर में एक महिला को कुछ पता चल जाए तो वो आप एक बार सो के उठेंगे तो तक पता चला कि नानी गांव, मौसी गांव, सब गांव को पता चल गया। और पता कैसे चलता है? तो जैसे मान लेते प्रियंका को कुछ पता चल गया है और प्रियंका को बोल दिया गया कि तुम ना किसी को नहीं ये बात बोलोगे, ठीक है? जैसे मान लेते ये क्या नाम वर्षा बोली कि तुम ना किसी को नहीं बोलोगी, कसम से बोलो, तो कसम से केकरो नहीं बोलो, ठीक है तू बता। तब वर्षा क्या करेगी? तो प्रियंका को बता देगी, कसम दी थी। अब प्रियंका जो घर पे जाएगी तो वही बात हो सकता है कोई सामने में आ जाए तो प्रियंका कहीं वो बात जो क्लास में वो लड़की कौन चली है ना बात की कही। अब सामने वाला का बड़ा इच्छा होगा कि हम भी जाने कैसा बात था, तो सामने वाला कहेंगे क्या बताओ ना की कर लो, ठीक है कि नहीं कसम देने उन्हें को जरा बताओ ना तो सच में नहीं केकरो बताओ, कहते बाबू क्रिया अरे बाबू क्रिया नहीं तो बोलेंगे बताओ तो विद्या के सब किने केकरो कभी समझा। पहले ई बोली इससे किने केकरो को बता, अब फिर ई जो बोली मतलब किने केकरो नहीं। आई खबर जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ बोल, अब इसको पता चले ये हमारे दोस्त चरण मेहर बात पड़ गया तो रात के कौन बात समय में कहो कसम दे रहे ये बताओ ना नहीं केकरो नहीं। ऐसे तो खबर फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, नहीं चलाता है, जबकि सबको पता था, उसको पता था कि हम क्रिया मतलब ये जो होता है यदि नहीं किसी को बोलेंगे
इसलिए कोई भी बात सुरक्षित तभी तक है जब वो बात आपके अंदर है। जैसे यदि हमारे अंदर जो विचार है वो विचार हमारे अंदर हमारे तक ही तब तक है जब तक वो हमारे ही अंदर है। यदि हम जब भी इसको बाहर निकालेंगे, जब भी बाहर निकाले समझो वो कितना भी खास इंसान का है, माता पिता से लेकर कोई भी अपना बात को फैलाएंगे, इसलिए बोलेंगे अपना बात अपने पास रखो, अपना सोच को अपने पास रखो और अपने लिए बस उसको यूज करना है, ठीक है। और कुछ नहीं, कोई है नहीं मित्र जो इन उम्र तो दोस्त है, हम मरेंगे तो एक साथ में मरेगा, बोलना है तू थप्पड़ मार देगा। तो यहाँ क्या करते हैं, उस खबर को फैलाने के लिए बिस्मार्क किसको बुलाते हैं, पत्रकार को बोल देते हैं। ध्यान समझना, पत्रकार को बिस्मार्क चढ़ा बढ़ा करके बोल देता है। देखिए इन स्पेन में जो राजकुमार का पद खाली है तो मेरे यहाँ से हमेशा जाता था, हमारे ही देश से जो है हमेशा राजकुमार बनता था वहाँ पे। ये फ्रांस झूठे का अपने अपने बोलने लगता है, वो जो समझ में आता बोल देता है। अभी बात पत्रकार क्या करता है, छाप देता है, सब जगह फैल जाता है, सब जर्मनी वाला पढ़ लेता है। मतलब फ्रांस से इतना डरला है, हमको पता ही नहीं था, अपने मन जो मन में आता सब बोल देता। अब फ्रांस के विरुद्ध खूब ज्यादा आवाज इसमें लगता है जर्मनी में कि मतलब फ्रांस जर्मनी से जाएगा राजकुमार की फ्रांस में लग जाए। बिस्मार्क कैसे से बोले, सब बात मान लेता बिस्मार्क। महात्मा गांधी का बात सब मानता था कि नहीं, लगभग एक बार बोले कि लाठी लेके तो सब लाठी ले। बिस्मार्क एक बार ऐसा बात नहीं, सब में अंदर से राष्ट्रवाद की जो कमी था बचा खुचा सब इस बार में बाहर निकल गया। आओ फ्रांस को देख लेंगे। और बिस्मार्क ऐसा ऐसा काम भी कर रहे थे कि जर्मनी का एकीकरण हो रहा था। अब क्या हो गया, पूरे देश पूरे विश्व में किसका अपमान हो गया, बेचारा फ्रांस का। अब वही बात हो गया कि विनाश का विपरीत बुद्धि, इसका भी अपमान हुआ तो फ्रांस बोलता छोड़ेंगे तुम बोल रखियो। अब फ्रांस बोलता आधा मैदान में हिम्मत है तो लड़ो हमसे, कैसे बोलते हैं हमारे पास हिम्मत है तो आओ मैदान में, तो हिम्मत है आओ मैदान में। पारसा तो ये सोच रहा था कि हमको पता तुम हमसे भी लड़ाई करोगे, हम तुमको भी भगाएंगे। एक बार लोगों को भगा ये बोलता है फ्रांस जाओ मैदान में, फिर मैदान में बुलाता है, लेकिन इस बार सेडोवा का नहीं, इस बार आता है सेडोन का मैदान, समझ सेडोन का मैदान। और इस बार 1866 नहीं रहता है, इस बार आता है 1870 रहता है। क्या रहता है, 70 रहता है, ठीक है। 1870 में कौन से मैदान में, सेडोन मैदान में बोलेंगे जगह है, ठीक है। और यहाँ पे कौन बुलाता है, फ्रांस किसको बुलाता है, वर्षा को युद्ध लड़ने के लिए। हवाई बात गुस्सा में बुलाओगे तो जीतोगे, हार जाओगे तो हारेगा कौन, फ्रांस हार जाता है फिर से। तो फ्रांस वर्षा के बीच ये इससे ज्यादा बार ये पूछा गया सेडोन का युद्ध कहाँ होता है, क्या होता है, किसके बीच होता है, जर्मनी, लेकिन प्रसाद फ्रांस देगा, उसका नेतृत्व कर रहे थे प्रसाद। अब एक चीज सुनो, जब युद्ध हो रहा था तो हम मान लेते हम कृष्णा में झगड़ा हो गया, खूब ठुकियार है, हमको पता है कि वो हार गए, उसको भी पता है कि हार गए, लेकिन फिर भी क्या करेगा पता है, नहीं जीतेगा, लास्ट में दांत काटने लगेगा। जीत नहीं रहा वो, ये होता है ना, उसको भी पता क्या मार है, लेकिन फिर भी जब ये मौका मिलता है काट लेता तू, पैर पकड़ लेता जोर से, पैर भी पकड़ लेता, पैर इसलिए नहीं पकड़ता है कि माफ कर दो ना, ये पैर जाने नहीं देंगे, तुम गिरा देंगे। तो अब क्या करेंगे कि बाहरी लोग जो है इसको समझाएंगे तो तुमको हार गया है, फिर से माफी मांगो। तो अब उसको समझाया जाता है ना, तो समझाया जाता है दो लोगों के लिए, तो बड़ा समझौता, क्या बोला समझौता। तो प्रसा और फ्रांस के बीच जब सेडोन में युद्ध होता है 1870 में, तो क्या होता है बताओ, हार कौन जाता है, एगो क्या होता है समझौता। अब समझौता ऐसे ही होगा, मान लीजिए अभी समझौता वैसे नहीं होता है, जैसे यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, समाज लोग क्या करेगा, पहले झगड़ा देखता है और उसके बाद थोड़ा और बात करके उसको पिटवाता है, बाद में तभी नहीं फैसला करता है, बोलता है कल पंचायत बैठेगा यहाँ पे, पंचायत यहाँ पे, मतलब फन्ना जगह। तो यहाँ समझौता सेडोन में होगा, नहीं ना, समझौता सेडोन में नहीं होगा, समझौता करने के लिए बुला लेता है कहाँ, अरे पंचायत वो नहीं,
फ्रैंकफर्ट जगह है, कौन सा जगह? फ्रैंकफर्ट जगह है। और फ्रैंकफर्ट में कब बुलाया जाता है? 10 मई 1871 को। ठीक है, समझ में आया? इस समय बुलाया जाता है क्या? फ्रैंकफर्ट में। और संधि करवाता है, दोनों में मिलान करवाता है, किसको किसको? फ्रांस और बरसात को। कहाँ? ये जितना बोलो कम लिया ने बहुत लिया। पूछेगा फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ? देखो कभी कभी डेट पूछा, कभी कभी डेट पूछा, लेकिन डेट जब भी पूछा तो 10 मई लगा के पूछा और 1871 देता है। फ्रैंकफर्ट का युद्ध, फ्रैंकफर्ट का संधि कब होता है? 10 मई 1871 को। और इसमें किसका किसका संधि हुआ था? तो दोनों समझौता हुआ था। तो समझ में अभी समझौता होगा, आप देखिए बताओ तो हारा कौन था? तो जैसा परसा बोलेगा वैसा ही होगा। समाज सब जैसा समाज ही ना बोलेगा परसा को क्या बउआ है कि लेकिन माफ कर दे, माफ कर दे तो माफ खाले कर दो, फिर से नहीं उतरा अपने पास, मतलब अपनी जमीन को छोड़ा नहीं, ऐसा ना होगा। तो भगा दिया था, मतलब जमीन का अधिकार हट जाता है। किसका अधिकार हट जाता है? तो अब जो है प्रसाद पे जो भी कब्जा किया था यानी जर्मनी में, फ्रांस को भी अब समाप्त हो जाता है। इस तरह से पूरे जर्मनी का एकीकरण कब हो जाता है? 1800 नहीं 1800 का एकीकरण कब होता है? दोनों का यही था जर्मनी का एकीकरण। समझ में आ गया? तो कभी भी हम लोग युद्ध करेंगे तो गुस्सा में नहीं करेंगे, हम लोग समझदारी से करेंगे। ठीक है।